नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष साहब आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने हम अपने भारत के मानचित्र के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज इस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है रिवर में भी भारत की अगर बात करें तो भारत में दो प्रकार के नदियाँ पाई जाती है। एक होता है पेरिनियल रिवर, एक होता है नॉन पेरिनियल रिवर। पेरिनियल का मतलब होता है जिन नदियों में साल भर जल पाया जाए, अर्थात जिन नदियों का जो साल भर गर्मी ठंडा बरसात उनको उससे फर्क नहीं पड़ता है, उनमें नदियां साल भर वो बहती रहती हैं, उन्हें बोलते हैं पेरिनियल रिवर। और जिन नदियों में साल भर जल नहीं पाया जाता है, अर्थात जिनमें कुछ समय के लिए सूखा पड़ जाए या फिर उनमें जल प्रवाह काफी कम हो जाता है, उन्हें कहेंगे नॉन पेरिनियल रिवर। तो अगर अब भारत आप जरा देखें कि कौन कौन से पेरिनियल रिवर है, कौन कौन से नॉन पेरिनियल रिवर है। अगर हम भारत के बीचों बीच से देखें तो एक रेखा गुजरती है जिसको कर्क रेखा के नाम से दुनिया जानती है और आशा करते हैं आप भी जानते होंगे, जिसका वैल्यू कितना है, जिसका मान 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ। ये भारत को ठीक दो हिस्सों में बांटती है और ठीक हमारा ये नॉर्थ आपका कर्क रेखा भी एक तरह से बोल सकते हैं एक मानक हो सकता है पेरिनियल रिवर और नॉन पेरिनियल रिवर के बारे में। तो कैसे, ये जो कर्क रेखा के ऊपर की जो नदियाँ जो एरिया देख रहे हैं, इसके ऊपर जो नदियाँ बहती हैं जिनमें गंगा, इंदस जिसको हिंदी में बोलते हैं सिंधु, और तीसरा ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदियाँ जिनका उत्पत्ति हिमालय से होता है उन्हें क्या कहते हैं, पेरिनियल रिवर या फिर साल भर, जिसको सदावाहिनी नदियाँ कहते हैं। कौन कौन से, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें हम सबसे पहला टॉपिक इंदस या फिर सिंधु नदी की बात करने जा रहे हैं। किस नदी की बात करने जा रहे हैं, सिंधु नदी की बात करने जा रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन हम लोग मुख्य बड़ी बड़ी नदियों की जिक्र करने जा रहे हैं जो भारतीय अपवाह तंत्र या फिर इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से कंट्रोल या फिर अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं इंदस वैली या फिर सिंधु नदी की। तो इसकी उत्पत्ति अगर बोला जाए तो ये तिब्बत के कहाँ से, तिब्बत के कैलाश के मानसरोवर से इसकी उत्पत्ति होती है। तिब्बत के कैलाश के मानसरोवर से इसकी उत्पत्ति होते हुई और ये उत्तर दिशा को जाते हुए ये लद्दाख में भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से, पहले ये एरिया जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था, लेकिन आपका 2019 साल के बाद जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। वहां से प्रवेश करते हुए ये लद्दाख में बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए ये नदी बहते हुए पाकिस्तान को पूरा जल प्रदान करते हुए अरब सागर में जाकर कराची के पास ये अपना सारा जल अरब सागर में गिरा देती है। अगर बात करें लद्दाख में, जब ये लद्दाख और तिब्बत में जब ये नदी रहती है तो इसकी कुछ सहायक नदियां होती हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां होती हैं आपका, उसमें सबसे पहला है गरतार्द, गिलगित और मुंजा। तीन इसकी मुख्य सहायक नदियां होती है जब ये पहाड़ी भागों में रहती है। और जब ये पाकिस्तान में जब प्रवेश करती है तो इसकी 5 सहायक नदियां हो जाती है। इसकी और 5 सहायक नदियां इस मिलाकर अपना जल को प्रदान करती है। 5 नदियां कौन कौन सी है, मैं अलग कलर से लिख देता हूं। सबसे पहला रावी, झेलम, चिनाब, सतलज और व्यास। फिर से एक बार देख लेते हैं, रावी, झेलम, चिनाब, सतलज और व्यास, 5 नदियां। ये पांचों नदियां पाकिस्तान में आकर जिस जगह पर मिलती है उस जगह को बोलते हैं क्या, मिठानकोट। क्या बोलते हैं, मिठानकोट। पाकिस्तान के मिठानकोट में पांचों नदियां पंचनद के नाम पर जाकर मिल जाती है और ये एक साथ संयुक्त धारा के रूप में आकर पाकिस्तान में बहते हुए कराची के पास अरब सागर में अपने जल को गिरा देती है। अगर बात करें इस नदी की कुल लंबाई की तो इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर मापी गई है। कितनी, 2880 किलोमीटर। और अगर बात करें तो इसके कुल जल धारण करने की क्षमता की तो वो है आपका 11,65,000, माफ कीजिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, 65,000
स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर इसकी जल धारण करने की एरिया है, जिसको जल ग्रहण करने की क्षेत्रफल है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ भारत में मात्र, आप जानकर ताज्जुब करेंगे, भारत में मात्र 3,21,290 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ही सिर्फ ये भारत में प्रवाह करती है। बाद बाकी सारा एरिया ये पाकिस्तान में अपना जल को प्रवाहित करती है, प्रदान करती है, जिससे वहाँ के जल तंत्र को क्या कृषि और अन्य कामों में सुविधा प्रदान कर हो सके। अब हम लोग देखें अगर तो इसको इस गैप की वजह से ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, जिस समझौते के आधार पर भारत ने 421.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का उसने मांग किया और अपने पास जल को रखने की क्षमता को रखा, और बाद बाकी उसने पाकिस्तान को दिया, ताकि यहाँ के जो किसान है, यहाँ के जो किसान है, जम्मू कश्मीर के किसान है, उन्हें भी सही से खेती की जा सके। ये उसके कुल जल का महज 20% ही है। तो इस टॉपिक हमने क्या समझा कि सिंधु नदी का उत्पत्ति स्थल कहाँ से होता है? कैलाश के मानसरोवर से, जो लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए कहाँ बहती है? अरब सागर में अपना जल को गिरा देती है। पहाड़ पर स्थित 3 सहायक नदियां हैं, गतार्द, गिलगित और मुंजा, और कश्मीर से होते हुए इसके और 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? रावी, चिनाब, झेलम, सतलज और व्यास। इसकी कुल अगर लंबाई की बात करें तो 2,880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और अगर बात करें इसके टोटल एरिया की तो 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका कुल एरिया है, जिसमें जल को प्रवाहित करती है, जिसमें से महज 3,21,290 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया भारत के पास ही मौजूद है, जो उसके कुल जल का महज 20% ही है।